नमस्कार एस्पिरेंट्स, हमें नाइटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बुद्धिज्म कवर करेंगे, A to Z कवर करेंगे और किसी भी एग्जाम के लिए इसमें सफिशिएंट मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में थोड़ा बहुत मैंने मेंस के पर्सपेक्टिव से आंसर राइटिंग सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से भी थोड़ा बहुत पॉइंट्स डाला हुआ है, बट जो मेजर पॉइंट्स है वो आपके अनदर 1 आवर में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और बुद्धिज्म पूरा कवर कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक अपना बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म जो समय चल रहा है वो कौन सा चल रहा था अपना 6th सेंचुरी BC से अपना 326 BC तक का समय चल रहा था। उसका ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, उसमें 3 सब कैटेगराइजेशन हमने किया हुआ था कि एक हम लोग पॉलिटिकल विंग देखेंगे, उसके बाद हमने फॉरेन अटैक्स देखेंगे, फिर तीसरा जो है वो सोशल रिलीजियस मूवमेंट देखेंगे। सोशल रिलीजियस मूवमेंट में बुद्धिज्म आपका ये लास्ट पार्ट है। ठीक, तो आइए इसको शुरू करते हैं। अब बुद्धिज्म को समझने के लिए ना हमको बुद्ध की जीवनी समझना जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि बुद्ध का ही तो दिमाग का उपज था ये रिलीजन। ठीक है, बुद्ध का ही जो दिमाग था, उनके ही जीवन में जो घटनाएं घटी, उनका जो सोच विचार था, वही बुद्धिज्म की फॉर्म में आगे देखने के लिए मिला। ऑब्वियसली डाउन द लाइन आफ्टर 400-500 ईयर्स उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिले, बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस देखने के लिए मिले, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स देखने के लिए मिले, बट स्टिल द रिलीजन सर्वाइव्ड एंड टिल डेट इट इज सर्वाइविंग, राइट। तो हम लोग शुरू करते हैं इनके जीवन को। तो इनका जीवन जो है वो जन्म से शुरू होगा, मृत्यु पे खत्म होगा। किसी का भी जीवन जन्म से शुरू होता है, मृत्यु पे खत्म होता है। बट मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उनके जीवन में 5 महत्वपूर्ण इवेंट थे। जो पहला जो इवेंट महत्वपूर्ण था वो उनका जन्म था, और आखिरी जो इवेंट था वो उनका डेथ था। बीच में 3 इवेंट हुए थे, तीनों को हम लोग समय आने पर देखेंगे, राइट। तो पहला इवेंट से शुरू करते हैं। फर्स्ट इवेंट उनके जीवन का क्या है? जन्म है, जन्म। अब हर इवेंट से ना एक सिंबल अटैच्ड है। यहाँ पर एक सिंबल क्या अटैच्ड है? लोटस एंड बुल। ठीक है, लोटस और बुल जो है सिंबल इसके साथ जन्म के साथ अटैच है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो आप ऐसा मान लीजिए कि बुद्ध एक बालक है, बालक मतलब शिशु हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, और वो क्या है कमल के फूल पर लेटे हुए हैं, और उनसे मिलने कौन आया है? एक बुल आया है, राइट। तो हम इस तरह से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनका और भी नाम है, मतलब और नाम हमको डिफरेंट टेक्स्ट में देखने के लिए मिलता है। दैट इज गौतम, सिद्धार्थ एंड शक्य मुनि। शक्य मुनि क्यों? क्योंकि ये शक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था, कपिलवस्तु में। ठीक है, लुम्बिनी वन या लुम्बिनी गार्डन कहीं भी अब देखने के लिए मिल सकता है। हिंदी में लुम्बिनी वन बोलते थे, इंग्लिश में गार्डन मिल सकता है, फॉरेस्ट मिल सकता है, लुम्बिनी फॉरेस्ट भी मिल सकता है कहीं पर। तो बट मोटा मोटी अब याद रखिए, लुम्बिनी वन में कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। ठीक, ज़्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, एकदम स्मार्टली पढ़ेंगे और चीज़ों को ख़त्म करते चलेंगे। ठीक है, अपने को इस पर फिलॉसफी या इस पर अपने को PhD नहीं करना, राइट। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सन ऑफ, इनके पिताजी का क्या नाम था? शुद्धोधन नाम था, वो शक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। माता का नाम महामाया था, और वो कोलिया रिपब्लिक से बिलोंग करती थी। तो कोलिया रिपब्लिक से बिलोंग करती होंगी। उनकी शादी शक्य क्लैन में शुद्धोधन से हुआ था। बट उन बुद्ध के जन्म के 7-8 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर किसी भी माँ की मृत्यु हो जाती है तो कोई एक दूसरी माँ आ जाती है, राइट, उसको पालने पोसने के लिए। तो वो दूसरी माँ के लिए कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी इनकी दूसरी माँ थी। ठीक है, जिन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनका शादी किससे होता है? यशोधरा से शादी होता है, और पुत्र का नाम राहुल होता है। ठीक, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि 5 इनके जीवन में इवेंट्स थे। ठीक है, तो इनके इवेंट्स में जो दूसरा इवेंट होता है उसको इंस्टिगेट करने के लिए 4 साइट्स थे। इंस्टिगेट करना मतलब प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो अगर जो उनका दूसरा इवेंट होने से पहले उनको एक इंस्टिगेशन मिला, उनको एक मोटिवेशन मिला, या उनको एक डायरेक्शन मिला 4 साइट से। तो ये 4 साइट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 साइट क्या है? ओल्ड मैन, ठीक है, डिजीज्ड पर्सन, डेड बॉडी एंड एसेटिक। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे 4 साइट को? एक बूढ़ा आदमी था जिसको कुछ बीमारियां हुई और वो मर गया। ठीक है, और इसको एसेटिक को थोड़ा अलग से याद रख लेंगे, राइट। एसेटिक मतलब जो अपने बौद्ध भिक्षु टाइप के लोग होते हैं, जो ऋषि मुनि टाइप के लोग होते हैं, दैट इज एसेटिक। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो कहाँ पे हम लोग? 4 साइट्स पे। तो 4 साइट्स में 3 साइट्स याद हो गया। बूढ़ा आदमी, उसको बीमारी हुआ, बीमार आदमी, लास्ट डेड बॉडी। ठीक है, वो मर जाता है, मतलब वो डेड बॉडी। तो ये 4 साइट्स ऐसे याद रखेंगे। इससे इनको इंस्टिगेशन मिलता है सेकेंड इवेंट का। और सेकेंड इवेंट क्या होता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो इनको सेकेंड इवेंट क्या होता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे सेकेंड इवेंट, सेकेंड इवेंट। ठीक है, तो 29 के एज में इनको सेकेंड इवेंट इनका होता है। ठीक है, क्या होता है? ये घर छोड़ के लेफ्ट होम एंड बिकेम वांडरर।
ठीक है, एसेटिक लाइफ जीने के लिए, जो अपना चूँकि राजा महाराजा घर में पैदा हुए थे, उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ उनके मतलब एक वर्ड पे था, राइट। तो फिर भी वो सब कुछ को छोड़ करके एसेटिक लाइफ की तरफ निकल पड़ते हैं। क्यों निकलते हैं? इन सर्च ऑफ ट्रूथ। उनको लगता है कि यार ये मोह माया जो है सब बेकार चीज़ें हैं, ठीक है, और ये जो अपने को राजगद्दी वगैरह रखी हुई हैं और जो दौलत, धन दौलत, शोहरत, बल जो भी है सब बेकार की चीज़ें हैं। वो सर्च ऑफ ट्रूथ के लिए घर बार छोड़ करके अपने वैवाहिक जीवन, अपने गृहस्थ आश्रम सबको छोड़ करके वो निकल पड़ते हैं घर से, ठीक है। और इस निकलने का जो इवेंट है उसको क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण। और इसका सिंबल क्या है? घोड़ा। कैसे याद रखेंगे? वो घर से घोड़ा पर चढ़ के निकल गए, ठीक है। जब पैदा हुए थे तो कमल के फूल पर थे और उनको मिलने के लिए बुलाया था, राइट। और जब वो सेकंड इवेंट हुआ तब वो घर छोड़ के निकल गए घोड़ा पर, ठीक है। इतना तेज भागे कि कोई रोक नहीं सका उनको, राइट। तो डाउन द लाइन क्या होता है कि वो 5 साल 6 साल बीत जाता है और उनको क्या होता है ना कि कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, जो वो ट्रूथ जो खोज रहे थे वो उनको मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो इस चीज़ से वो परेशान होकर के वो बढ़ते चले जाते हैं। किधर की ओर बढ़ रहे हैं अभी? ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी हमारा नेपाल में है, ठीक है। नेपाल गोरखपुर के आसपास का एरिया है। वहाँ से निकल के वो चलते चलते वैशाली पहुँच जाते हैं, ठीक है। वैशाली पहुँचते हैं और उनको उनकी मुलाकात होती है एक जन से। हिज नेम वॉज अलार कलाना, ठीक है। ये इनके फर्स्ट टीचर बन जाते हैं और ये क्या सिखाते हैं इनको? सांख्य फिलॉसफी सिखाते हैं। ही वॉज अ सांख्य फिलोसफर, ठीक है। सांख्य जो अपना स्कूल था ना उससे वो रिलेशन रखते थे, तो सांख्य फिलोसफर थे और इन्होंने इनकी सांख्य जो स्कूल था उसकी शिक्षा दी इनको, ठीक। कहाँ पर? वैशाली में। जब इनसे शिक्षा प्राप्त कर लिया वो आगे बढ़ते हैं, गंगा पार करते हैं और वो कहाँ पहुँच जाते हैं? राजगीर पहुँच जाते हैं। वहाँ इनको कौन मिलता है? उद्रक रामपुत्र। ये इनके सेकंड शिक्षक हो जाते हैं। ये नाम याद रखेंगे हम लोग, अलारा कलाना और उद्रक रामपुत्र, ये इनके सेकंड टीचर हो जाते हैं। ये योग स्कूल से संबंध रखते हैं और इनको योग की शिक्षा देते हैं। और यहाँ से क्या सीखते हैं? मेडिटेशन सीखते हैं, मेडिटेशन, ठीक है। अब कुछ बातें हो सकता है कि आपके मेरे पास जो लूसेंट है ना उससे थोड़ा कंट्रोवर्शियल बातें हैं। कहने का ये मतलब है कॉन्ट्रैरी है, कंट्रोवर्शियल नहीं है, कॉन्ट्रैरी चीज़ें लिखी हुई हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें लिखी हुई, सॉरी, ठीक। क्यों लिखी हुई है कि मतलब मुझे सांख्य फिलोसफर जो है ना उनके बारे में लिखा हुआ कि उन्होंने मेडिटेशन सिखाया, तो हो सकता है थोड़ा बहुत सिखाया होगा, बट जो ये मेडिटेशन है वो मेनली योग का पार्ट है, ठीक है। तो योग वाले जो टीचर थे इनका वो उनको मेडिटेशन सिखाते हैं। होपफुली इस पर सवाल नहीं आएगा, बट अगर सवाल आता है तो आप उद्रक रामपुत्र मार्क कीजिएगा, क्योंकि मैंने और भी सोर्सेज से वेरीफाई किया है और मुझे मिला है कि उद्रक रामपुत्र ही इसका सही जवाब हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो जब इनको टीचर ने सिखाया, इनको ट्रेन किया, जब ये इनको सब बहुत कुछ मिला तो इनके जीवन में थोड़ा एक चेंज आता है और इनके जीवन का थर्ड इवेंट होता है। व्हाट इज दैट थर्ड इवेंट? इनके जीवन का थर्ड इवेंट दैट इज निर्वाण, ठीक है। अब निर्वाण थर्ड इवेंट है इनके जीवन का, थर्ड इवेंट, ठीक है। तो कुछ एक सिंबल भी होगा, तो बोधि ट्रीज का सिंबल हो जाता है, राइट। अब थर्ड इवेंट में होता क्या है? थर्ड इवेंट में होता है इनलाइटमेंट। एज कितने साल में? 35 साल के थे, अभी 29 साल में घर छोड़ के आए थे, 35 साल, ऑलमोस्ट 6-7 साल का समय बीत चुका है और इनको अब क्या मिल गया? इनलाइटमेंट मिल जाता है। लोकेशन क्या था उस जगह का? पीपल ट्री के नीचे, ठीक है, उड़ुबेला में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है कि महावीर स्वामी को कहाँ पर किस वृक्ष के नीचे मिला? उनको साल ट्री के नीचे मिला था, ठीक है। कौन सी नदी किनारे? रिजुपालिका नदी था वहाँ पर, यहाँ पर निरंजना नदी है। तो एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग कर लेंगे, ठीक है, लास्ट में या फिर नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ऑलरेडी ये लंबा होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पर अवॉइड करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में जब मैं शुरू करूँगा तो शुरू में ही वो कंपैरेटिव स्टडी के बाद ही आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को, राइट। और क्या पॉइंट्स है इसमें? अब ये निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। तो फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ मतलब क्या है कि आत्मा जो है वो अमर है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है कि आत्मा एक अमर है और शरीर एक वस्त्र है, ठीक है। तो होता क्या है कि आपका आत्मा जो है आपके शरीर में आया एक वस्त्र की तरह, कुछ समय बीतेगा, 50 साल 60 साल, ठीक है, और 70 साल 80 साल जितना भी आपको उम्र होगा, फिर वो शरीर को त्याग करके आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा। वो शरीर किसी का भी हो सकता है, कुत्ता बिल्ली, ठीक है, घोड़ा गधा, किसी भी मक्खी का हो सकता है, मछली का हो सकता है, मुर्गे का हो सकता है, ठीक है ना। तो वो कुछ भी हो सकता है मतलब। तो ये जो क्या बन रहा है? एक साइकिल बन रहा है कि एक आप शरीर पकड़ रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, फिर शरीर पकड़ रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, फिर शरीर पकड़ रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं। इससे अगर आपको निजात पाना है, इससे आप अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मोक्ष बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं, ठीक है। वही निर्वाण की उनको प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में उनको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, राइट। अभी मरे नहीं हैं, अभी उनको निर्वाण का प्राप्त हुआ, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई कि अब जब उनकी मृत्यु होगी तो अगला जन्म ये नहीं लेंगे,
राइट। उसके बाद किस दिन इनको मिला था ये निर्वाण की प्राप्ति, एनलाइटमेंट किस दिन हुआ था? बैसाख पूर्णिमा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे इन बुद्धिज्म, ठीक है, मोस्ट होली डे बोला गया है इसको। क्यों बोला गया हुआ है? क्योंकि बुद्ध का जन्म, एनलाइटमेंट, निर्वाण एंड डेथ, तीनों चीज़ जो है वो इसी दिन होता है, बैसाख पूर्णिमा के दिन होता है, इसलिए सबसे होली डे बुद्धिज्म में इसको माना गया है, ठीक। 49 डेज का इन्होंने मेडिटेशन किया था एनलाइटमेंट से पहले, ठीक है, ये आपको ध्यान रखेंगे। और जब इनको एनलाइटमेंट मिल जाता है तो इनको एक नया नाम मिलता है। नाम क्या मिलता है? बुद्ध मिलता है, ठीक है, तथागत नाम मिलता है। इससे पहले इनको सिद्धार्थ, गौतम, ये सब नाम हमने पढ़ा था, शक्य मुनि भी पढ़ा था, ये सब नाम भी उनके जीवन में था। तो सिद्धार्थ उनका बहुत कॉमन नेम था, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम हम लोग मतलब कई जगह हिस्ट्री बुक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि हिज नेम वाज सिद्धार्थ गौतम, राइट। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, तो उनको बुद्ध की उपाधि मिल जाती है, उनको तथागत की उपाधि मिल जाती है, ठीक है। और हम लोग आज के डेट में भी महात्मा बुद्ध ही कहते हैं, राइट। तो ये सेकंड इवेंट हो गया इनके जीवन का। अब इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो अब ज्ञान तो अब सीमित नहीं रखेंगे ना, आप फैलाएंगे, उसको प्रचार प्रसार करेंगे, राइट। तो वो क्या करते हैं? फर्स्ट सरमन देते हैं। फर्स्ट सरमन मतलब प्रीचिंग, पहला प्रीचिंग देते हैं। और ये किसको देते हैं? 5 डिसाइपल्स को देते हैं। कहाँ पर देते हैं? सारनाथ में देते हैं। सारनाथ का उस समय नाम क्या होता था? ऋषि पटाना, ठीक है, सारनाथ का नाम होता था ऋषि पटाना। और इस इवेंट को क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। दिस इज फोर्थ इवेंट। चौथा इवेंट हुआ इनके जीवन में धर्म चक्र परिवर्तन। और इसमें क्या हुआ? इन्होंने पहली प्रीचिंग दी अपनी, और इसका सिंबल क्या निकल के आया? व्हील निकल के आया। कैसे याद रखेंगे? यहाँ चक्र दिख रहा है आपको और यहाँ व्हील दिख रहा है, दोनों मैच करते हुए नाम है। धर्म चक्र परिवर्तन मतलब व्हील उसका सिंबल होगा। निर्वाण जो अभी प्राप्त हुआ था, तो उसमें क्या था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधि ट्री के नीचे प्राप्ति हुई थी, राइट। तो सिंबल उसका बोधि ट्री हो जाता है। इस तरह से याद करने का तरीका है, ठीक है। इनके कुछ फर्स्ट फॉलोअर्स कौन से थे? तपस्वी एंड कलिक वेयर हिज फर्स्ट फॉलोअर्स। और इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है कहाँ पर? कुशीनगर में। समवेयर इन अराउंड 487-483 BC के अराउंड उनका निधन हो जाता है कुशीनगर में, ठीक है। और उस इवेंट को बोला गया महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण। और इससे क्या सिंबल रिलेटेड है? दैट इज स्तूप, ठीक है। स्तूप में बोलते हैं कि स्तूप इस काइंड ऑफ मतलब आर्ट स्तूप है इंडिया में, जहाँ पर बुद्धा का जो डेथ के बाद जो उनका जो रिलिक्स था, बचा हुआ जो अवशेष था शरीर का, उसको आर्ट स्तूप के अंदर में ये किया गया। और बाकी जितने भी स्तूप हैं माना जाता है कि उसके अंदर में बुद्ध या फिर किसी बोधिसत्व, बड़े बोधिसत्व का शरीर का जो अंश है वो रखा हुआ है, ठीक है, प्रिजर्व किया गया हुआ है, राइट। कुछ नाम इनके जीवन में आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। पहला तो इनके घोड़े का नाम 1 लाइनर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया हुआ है। इनके घोड़े का नाम कांथक था, ठीक है। इनके घोड़सवार मतलब चैरिटर का नाम क्या था? रथ चालक जो होता है उसका नाम चन्ना था, ठीक है, चन्ना एंड कांथका। देवदत्त इनके कज़न का नाम था। सुजाता, ठीक है, एक ये किसान की बेटी थी जिन्होंने इनको बोध गया में इनको दूध और चावल दिया था खाने के लिए, ठीक है, दूध भात दिए थे खाने के लिए, राइट। तो फार्मर्स डॉटर थी सुजाता। तो ये 4 नाम याद रखेंगे आप लोग, राइट। ये सब इजी पार्ट था, ठीक है। थोड़ा सा इसे ऊपर वाला जो पार्ट है, जो थोड़ा मतलब लगेगा आपको कि याद करने में समस्या आ रहा है, वो ये पार्ट है, थोड़ा सा ये है, ज़्यादा नहीं है। कोशिश करेंगे हम लोग याद करने का यहीं पर, राइट। तो बुद्ध के कुछ फॉलोअर्स रहे होंगे। उस फॉलोअर्स में से 3 जो हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। उन फॉलोअर्स में से 3 मॉन्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। उनका नाम क्या था? श्रीपुत, मोगलाना एंड आनंदा, ठीक है। ये 3 जो हैं वो उनके फॉलोअर्स में से सबसे प्रसिद्ध मॉन्क्स बन के निकले, ठीक है। उनके फॉलोअर्स 2 कैटेगरी के थे, उपासक थे और भिक्षुस थे। उपासक कौन हो गए? जो लेमैन हो गया, जो उनको फॉलो कर रहा था बट वो गृहस्थ जीवन में था। और भिक्षुस कौन हो गया? जो उनको फॉलो कर रहा था और वो इस संघ में रहते थे, भिक्षुस टाइप के रहते थे, राइट। एसेटिक जीवन जीते थे, उनका गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं था, राइट। तो इस तरह की बातें यहाँ पर की गई। तो ये फॉलोअर्स इनके 2 तरह के तरीके के थे, ठीक है। इन्होंने वैदिक रिचुअल्स को सेल्वेशन के लिए रिजेक्ट किया, ठीक है। इन्होंने बोला कि तो पूरा ये जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट हुआ था ना उस टाइम पे, समवेयर इन 6th सेंचुरी BC, तो वो इसी चीज़ पर बेस्ड था कि वैदिक रिलीजन जो है वो करप्ट हो चुका है और इससे निजात पाने के लिए लोग दूसरा रास्ता मार्ग खोज रहे थे, ठीक है। तो इसी चीज़ पर बेस्ड था। तो इस जैनिज्म इसी पर बेस्ड है, इसी पॉइंट पे, और बुद्धिज्म ही बेस्ड है। इसके अलावा और सभी जो सेक्ट्स हुए थे, लोकली सेक्ट्स थे, और जो भी 363 सेक्ट थे या फिर 60 सेक्ट्स थे या 65 सेक्ट्स थे, जो भी हमको मिलता है वो सारे इसी चीज़ पर बेस्ड है कि वैदिक रिलीजन्स, जो वैदिक रिचुअल्स, उनसे हमको निजात पाना है, क्योंकि उसमें करप्शन आ चुका है, ठीक है।
इनके टीचिंग्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ठीक है जितना हो सके आप याद कर लीजिए। बाकी मैं समझा देता हूँ और याद हो भी जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा इसमें याद करने में। ठीक है, चटवारी आर्य सत्यानी, ठीक है, 4 नोबेल ट्रूथ्स बोला गया है इसको। क्या बोला गया है? 4 नोबेल ट्रूथ्स। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? संसार जो है वो दुख से भरा हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। ठीक है, संसार क्या है? दुख से भरा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें। सेकंड पॉइंट है हर दुख का एक कारण है। ठीक है, हर दुख का एक कारण है और वो कारण क्या है? डिजायर है। ठीक है, तो वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, ऑल सफरिंग हैज अ कॉज, जिसको समुदाय बोला गया, एंड विच इज डिजायर, तृष्णा। ठीक है, तो जो पूरा संसार है वो दुखों से भरा हुआ है, उस दुख का एक कारण है और वो कारण क्या है? आपका तृष्णा है, डिजायर है। राइट, पेन एंड माइजरी कैन बी एंडेड बाय गेटिंग रिड ऑफ द डिजायर। ठीक है, और उस डिजायर को कंट्रोल करने का क्या तरीका है? हमको 8 फोल्ड पाथ जो है वो फॉलो करना चाहिए। अब ये 8 फोल्ड पाथ क्या बोला है वो भी देखेंगे। ठीक है, उनकी टीचिंग्स ही है, तो उन्होंने ये बोला, एक लाइन में इसको समझिए। ठीक है, कि संसार जो है पूरी तरह से दुख से भरा हुआ है, वो हर दुख जो है उसका एक कारण है। ठीक है, और वो कारण क्या है? डिजायर है। राइट, डिजायर को कंट्रोल अगर कर लें तो हमको हमारा दुख जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। और इस डिजायर को कैसे कंट्रोल करेंगे? 8 फोल्ड पाथ से। ठीक है, ऐसे ये इनकी 4 चटवारी आर्य सत्यानी बोला गया है, या फिर 4 नोबेल ट्रूथ्स इनके द्वारा जो बताया गया वो ये है। ठीक है, इन्होंने निष्काम कर्म को एडवोकेट किया। निष्काम कर्म मतलब सेल्फलेस एक्शन। अपने लिए तो सभी जीते हैं ना, कुछ जो है आप मतलब दूसरों के लिए भी करें, दैट इज सेल्फलेस एक्शन। तो निष्काम कर्म पर बुद्ध का फोकस था। राइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? 8 फोल्ड पाथ। तो हमने अभी देखा था कि अगर हम डिजायर को कंट्रोल करना चाहते हैं जो कि सौरों को खत्म करेगा, उसके लिए 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना चाहिए। अब ये 8 फोल्ड पाथ है क्या? ठीक है, अपना 8 फोल्ड पाथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक, चलिए, ये 8 पॉइंट्स आपको याद रखना है। सब में राइट लगा हुआ है, उसके अलावा आपको जो चीज़ें हैं वो याद रखना है। नीचे जो उसकी शायद कन्वर्जन दिया हुआ है, संस्कृत में होगा या पाली में होगा, जिसमें भी है, उसको आपको याद नहीं रखना। बस 8 पॉइंट्स क्या है, 8 फोल्ड पाथ में 8 पॉइंट्स क्या है, ये अपने को ध्यान रखना है। पहला क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग। सही समझ होनी चाहिए आपको, सही आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, सही आपकी बोली होनी चाहिए, सही आपका कर्म होना चाहिए, सही आपका लाइवलीहुड होना चाहिए, सही आपका एफर्ट होना चाहिए। लाइवलीहुड इज मतलब कमाने का तरीका आपका सही होना चाहिए। राइट एफर्ट होना चाहिए, माइंडफुलनेस होना चाहिए, कैसे बात करना है, नहीं बात करना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, इस तरह की बातें। ठीक है, और राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए, मतलब आपको थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप ये अगर ये 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेंगे तो आपको आपके डिज़ायर पर कंट्रोल आएगा, और डिज़ायर पर कंट्रोल आ गया तो आपको जो सौरो है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। ठीक, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखे हैं। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट साइट्स देखे हैं बुद्ध के जीवन में। ठीक है, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म है। ठीक है, 3 ज्वेल्स बोला गया है एक चीज़ को। अब ये 3 चीज़ें क्या हैं? बुद्ध, धर्म और संघ। ये तीनों को हम 3 ज्वेल्स बोला गया। ठीक, बुद्ध, धर्म और संघ। ये आपके सीधा सीधी वन लाइनर में पूछा जा सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये 3 नाम देंगे, एक और कोई नाम दे देंगे, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो लास्ट आता है बुद्ध, धर्म और संघ, तो संघ के बारे में 1-2 और पॉइंट्स हैं कि संघ में क्या है, सबके लिए इक्वल राइट्स होते थे। ठीक है, वहाँ पर डेमोक्रेटिक लाइन्स पे चीज़ें गवर्न होती थी। डेमोक्रेटिक लाइन्स मतलब कोई वहाँ राजा महाराजा टाइप का चीज़ नहीं था कि मेरा बेटा ही शासन करेगा। डेमोक्रेटिक लाइन्स जो खुद ही इलेक्ट करते हैं, उस तरह की बातें होती थी। भिक्षुज और भिक्षुनीज, यानी कि ये मेल हो गए और ये फीमेल हो गए, दोनों ही वहाँ पर रहते थे। ठीक है, वहाँ पर दोनों के रहने की व्यवस्थाएं थी। इसके बाद आ जाता है कि हमने देखा था कि सेल्फलेस जो है आपको काम करना चाहिए, निष्काम कर्म जो हमने अभी पढ़ा, सेल्फलेस काम आपको करना चाहिए। दूसरा, आपको मध्यम मार्ग फॉलो करना चाहिए, मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए। एकदम ऐसा मत कीजिए कि एकदम घर गृहस्थी छोड़ दिए और एकदम एसेटिज्म में चले गए। अब ये जो एसेटिज्म में सबसे ज़्यादा जाने की जो मतलब एडवोकेसी करता है, दैट इज़ जैनिज्म। जैनिज्म इज़ अबाउट एक्सट्रीम पाथ। ठीक है, बुद्धिज्म बोलता है कि नहीं, खाते पीते रहिए लेकिन आप पूजा अर्चना भी करते रहिए। ठीक है, दैट इज़ मध्यम मार्ग। ओके, लास्ट पॉइंट इस सब टॉपिक का, दैट इज 10 प्रीसेप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्ध ने बोला कि हम 10 चीज़ें बता रहे हैं, उस 10 चीज़ में आपको कंट्रोल रखना है। ठीक है, वो आपकी डिज़ायर से के आसपास जो है वो मंडराती रहेंगी और आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। पहला क्या है इसमें, अहिंसा।
नॉन किलिंग, अस्तेय नॉन स्टीलिंग। तीसरा क्या है, ट्रूथ, ठीक है, सत्य। अपरिग्रह क्या हो गया कि नॉन पोजेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, कोई सा भी चीज़, ये सब चीज़ें हम लोग जर्नलिज्म में डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी वेल्थ आपको नहीं पोजेस करना चाहिए, दैट इज अपरिग्रह, ठीक है। इसके बाद आता है नॉन ड्रिंकिंग, ठीक है, मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक आप मत लीजिए, राइट। अनटाइमली या फिर एक्सेस ईटिंग मत कीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या कभी भी खा ले रहे हैं तो ऐसा काम मत कीजिए। अवॉइड सूदिंग बेड और हाई बेड्स, ठीक है, तो सूदिंग बेड मतलब आरामदेह बिस्तर जो टाइप का चीज़ है वो आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। इंटरटेनमेंट अवॉइड कीजिए, नाचना गाना ये सब अवॉइड कीजिए। सेक्सुअल मिसकंडक्ट की वुमेन के प्रति आपकी जो आपका रिस्पेक्ट है, आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नॉन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, लास्ट पॉइंट है कि आपको वेल्थ जो है वो एक्यूमुलेट नहीं करना है, ठीक है। मोटा मोटी अपरिग्रह से मिलता ही जुलता ये पॉइंट है, बट ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। तो ये 10 प्रीसेप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म है जिसमें आपको ध्यान रखना है, जिसके तहत आपको ध्यान रखना है कि हम इन चीज़ों में उलझ नहीं रहे हैं, हम हिंसा में नहीं उलझ रहे हैं, हम चोरी में नहीं उलझ रहे हैं, हम झूठ बोलने में नहीं उलझ रहे हैं, ठीक है, हम कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ में नहीं उलझ रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो आज के टाइम में ये जितने भी 10 टीचिंग है ना, इसके उलट ही चल रहा है। हिंसा तो मतलब देख ही रहे हैं, हर जगह हिंसा ही चल रहा है, चोरी चकारी बहुत ज़्यादा हो गया है, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ पे सब लगे हुए हैं, नॉन ड्रिंकिंग लोग पिए जा रहे हैं, ठीक है, कभी भी खाते हैं, कितना भी खाते हैं, बढ़िया बढ़िया बेड आ गया है, ठीक है, इंटरटेनमेंट में मूवी सिनेमा सब देखेंगे। आपकी जो बुद्ध ने एज अ प्रिसेप्ट्स बोला कि ये आपको नहीं करना चाहिए या इसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए, वो आज के डेट में उल्टा ही हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम डिज़ायर पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आप और हम सब दुखी हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि बुद्धिस्ट का जो है 4 काउंसिल हुआ था, ठीक है, पांचवा भी काउंसिल हुआ था, बट जो है उसको मान्यता नहीं मिलता है। क्यों नहीं मान्यता मिलता है? क्योंकि मान लीजिए शायद म्यांमार में हुआ था, कुछ साल पहले की ही बात है, बट फिर वो जापानी बोलते हैं कि यार हम तो वहाँ पहुँचे ही नहीं थे, तुम कैसे अकेले कर लिए। तो उन चीज़ों को, उन बहस में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग 4 ही मान के चलेंगे, और 4 ही है भी बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में, ठीक है, किसके, अजात शत्रु के टाइम पे हमने पढ़ा था कि हरेंक वंश के जो शासक थे अजात शत्रु, इन्होंने बुद्ध की मृत्यु के बाद एक काउंसिल बुलाई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी, जो कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था, राइट। तो उसके बारे में हमने इतना ही जानकारी वहाँ पर प्राप्त किया था। अब ने कुछ और जानकारियाँ हैं जो उसमें हम लोग ऐड करेंगे, दैट इज़ इसके जो प्रेसिडेंट थे या चेयरमैन थे, दैट वाज महाकश्यपा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जगह कौन सा था? राजगृह था। और क्वेश्चन को टफ करने के लिए आपसे पूछ सकता है कि राजगृह में कौन सा जगह था, तो दैट इज़ सप्तपर्णी केव, ठीक है। सप्तपर्णी गुफा जो है उसमें आपका राजगीर में होता है, और वो आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। क्या हुआ था इसमें, इस मीटिंग में, इस काउंसिल में का आउटकम क्या निकल के आता है? कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक का कंपाइलेशन होता है, ठीक है। विनय पिटक का कंपाइलेशन होता है बाय आनंदा एंड उपाली। अब ये याद रखेंगे, यहाँ से हम लोग इस नाम को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? सुत्त पिटक का कौन है कंपाइलर? आनंद, ठीक है। एंड विनय पिटक का कौन है? उपाली, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का ये आउटकम था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का क्या आउटकम है? ये भी हमने देखा था कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो काल अशोक के टाइम में, शिशुनाग वंश के कौन थे? काल अशोक राजा थे, उनके टाइम में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया गया था 100 साल बाद 383 BC में। कहाँ पे बुलाया गया था? वैशाली में बुलाया गया था, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे? सवाकमी, राइट। और इसका आउटकम क्या था कि मॉन्क्स ऑफ वैशाली वांटेड सम चेंजेस इन राइट्स, तो इसके लिए बुलाया गया था। ये रीज़न बता रहे हैं कि क्यों बुलाया गया। एंड स्कीज़म इन स्थवीर वदिन्स, एंड ये आपका कुछ ये हो गया था कि थोड़ा रियलाइजेशन चाह रहे थे राइट्स में। और दूसरा पॉइंट ये था यहाँ पर बुलाने का, इसमें कुछ आउटकम नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग नहीं घुसते उस चीज़ में, ठीक है। और कुछ डिफरेंसेस आ गए थे किसके बीच में? स्थवीर वदिन्स और महासंघिकास के बीच में। कुछ स्कीज़म मतलब क्या होता है कि थोड़ा डिसएग्रीमेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, तो वो हो गया, तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए ये मीटिंग बुलाया गया था, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC में, ये समय हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो अभी हम लोग सिर्फ देख लेते हैं, और जब राजा का बारी आएगा तो उसमें वहाँ पर भी हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेंगे, राइट। तो मेजरली हम लोग यहीं पर देख लेंगे। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर था? पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। अशोक करामा विहार, पाटलिपुत्र, राइट। और किसके द्वारा बुलाया गया था? अशोक के द्वारा बुलाया गया था। अशोक किस वंश के हैं? मौर्य वंश के थे, ठीक है। यहाँ पर अभिधम पिटक का कंपाइलेशन होता है, ठीक है। और एंड डिसीजन टू सेंड मिशनरीज टू वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो मिशनरीज भेजने का भी काम जो है इसी के तहत ओके किया जाता है। और अशोक क्या करते हैं? अपने बेटे
और बेटी को श्रीलंका भेजते हैं कि वहाँ पर आप जाके बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करें। ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ 98 AD में कहाँ पर कुंडलवन कश्मीर में बुलाया जाता है। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे? अच्छा, इसके चेयरमैन हम लोग मिस कर गए, मुगलीपुत्र तिस। ठीक है, मुगलीपुत्र तिस जो है उसके चेयरमैन थे। इसके चेयरमैन कौन है? वासुमित्र, और वाइस चेयरमैन कौन है? अश्वघोष। ठीक है, वासुमित्र और अश्वघोष नाम आगे भी आएगा क्योंकि इन्होंने कुछ बुक्स भी कंपाइल की थी, नॉट एज अ पार्ट ऑफ दिस बुद्धिस्ट काउंसिल, बट उन्होंने अपने जीवन काल में कंपाइल किया था। तो उन्होंने कौन से बुक्स कंपाइल किए थे वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, किसके द्वारा बुलाया गया था? कनिष्क के द्वारा बुलाया गया था। कनिष्क राजा थे कुषाण डायनेस्टी के। ठीक है, इंडो ग्रीक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तब ये सब नाम आएगा। यहाँ पर क्या हुआ था? महाविभाषा शास्त्र, महाविभाषा शास्त्र का कंपोजिशन हुआ था। ठीक है, त्रिपिटक जो आया ना अपना, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इनको तीनों को मिला के क्या बोला गया? त्रिपिटक बोला गया। त्रिपिटक पर जो संस्कृत में कमेंट है ये कहाँ पर आपको मिलता है? महाभाषा शास्त्र में मिलता है। और यहाँ पर इसी काउंसिल मीटिंग में देखा गया कि हिनायन और महायान जो है वो अलग अलग दो पार्ट में बट जाते हैं। नाउ अब ये थोड़ा सोचिए कि तीन जो है वो जो आप पहला तीन जो है वो आपका पटना के आसपास हुआ। पहला राजगीर में, ठीक है, दूसरा आपका वैशाली में, तीसरा पटना में, क्योंकि जहाँ का राजा था, जहाँ उसका कैपिटल था, वहाँ उसने ये बनाया। लेकिन चौथा देख ले कश्मीर में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कनिष्क जो शासक थे उनका जो ईस्टर्न स्ट्रेच जो आया था वो मथुरा तक ही था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि याद रहे यहाँ ये चीज़, ये अपना भारत देश है ना। ठीक है, ये अपना भारत देश है, राइट। तो कनिष्क का जो शासन आया था ना, कनिष्क का कुषाण डायनेस्टी का जो शासन आया था वो मैक्सिमम जो है आपका समवेयर अराउंड यहाँ तक आया था। यहाँ मथुरा है, मान लेते हैं दिल्ली के नीचे मथुरा है यहाँ पर, तो यहाँ तक इनका शासन आया था। ठीक है, हो सकता है थोड़ा इधर भी कन्नौज साइड भी हो। ठीक है, थोड़ा ऐसे थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा मतलब ईस्टर्न इंडिया में नहीं घुसा था। और पहला तीन जो है उसके जो शासक थे वो आपके पटना के आसपास वाले रीजन में रहते थे। तो यहाँ से मान लेते हैं अगर गंगा नदी बह रही है, ये मान लेते हैं गंगा नदी बह रही है यहाँ पर, बंगाल में जा रही थी। तो पहला क्या हुआ? राजगीर में हुआ, फर्स्ट राजगीर में हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ, तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ, और चौथा यहाँ पर आपका कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि पहला जो है गंगा नदी के नीचे, दूसरा गंगा नदी के ऊपर, तीसरा गंगा नदी के नीचे, और चौथा कश्मीर में। क्यों कश्मीर में हुआ? क्योंकि कुषाण का शासन ही वहाँ तक था। करेक्ट। चलिए, खासकर यहाँ पर आपको आउटकम में ये मेन याद रखना है ना, पहला तीसरा और चौथा का आउटकम। पहला में सूत्र पिटक, विनय पिटक, थर्ड में अभिधम पिटक, और चौथा में तीनों पे कमेंट संस्कृत भाषा में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। बुद्धिज़्म का जो कुछ और इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग उस पर हम लोग गौर करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला इन्फॉर्मेशन क्या है? सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म। क्या है? सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म। इसके अंदर दो मेजर सेक्ट्स हैं, और ये दो मेजर सेक्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे दोनों का, हिनायन और महायान। ठीक है, हमने अभी देखा था कि कनिष्क के काल में जब इनका सम्मेलन हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल मीटिंग हुआ था, तो उसमें जो है ये दो भागों में टूट गया था। ठीक है, दो भागों में मैंने अलग अलग रास्ते इन्होंने पकड़ लिए थे। और ये जो है आप समझ सकते हैं कि कनिष्क वाला कब हुआ था। यहाँ देखिए आप, कनिष्क वाला 98 AD में हुआ है, राइट। 100 साल लगभग इधर। ठीक है, 0 के बाद 100 साल यहाँ पर लगभग हो चुका है, और पीछे जो है ऑलमोस्ट 500 साल पहले बुद्ध का निधन हो चुका है, यानी कि 600 साल का लगभग का समय है। ठीक है, 600 ईयर्स का लगभग का समय है। और इतना एक लंबा समय के में उसमें जो बुद्धिज़्म है उसमें थोड़ा एक विचार का मतभेद जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं या जो फॉलोअर्स थे उनके बीच में आने लग जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज कि जो हिनाइन बुद्धिज़्म है ये ओल्डर फॉर्म था। ठीक है, ये ओल्डर फॉर्म था। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ये क्या था? ओल्ड फॉर्म था। ठीक है, और ये न्यू फॉर्म था। ठीक, तो ओल्ड फॉर्म में क्या मिलेगा? ओल्ड फॉर्म में मिलेगा आपको कि बुद्ध क्या थे? एक इंसान थे, तो उनको इंसान की तरह ही देखा जाएगा, उनकी प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा, राइट। तो हिनाइन बुद्धिज़्म में क्या देखने के लिए मिलता है कि लॉर्ड बुद्ध जो है वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन थे, बट यहाँ पर क्या देखा जाता है कि वो हेवनलीनेस ऑफ बुद्ध थे।
तो ये पुराने लोग थे, पुराने विचारधारा वाले लोग थे जो उनको स्टिल इंसान मानते थे और ये इनको एक भगवान मानने लग गए थे, करेक्ट। इसके बाद इन चूंकि अब भगवान मानने लग गए तो आइडल वर्शिप इंडिया में चल ही रहा था, तो इन्होंने उनकी आइडल वर्शिप भी शुरू कर दी, ठीक है। और ये आइडल वर्शिप जो बुद्ध तक ही नहीं रहा, बोधिसत्व जो थे, अभी हम लोग देखेंगे बोधिसत्व क्या होते हैं, कौन लोग थे, ठीक है। तो एक बोधिसत्व लोग जो हैं उनके भी आइडल वर्शिप शुरू कर दिया। इसको लेसर विल कहा गया, इसको ग्रेटर विल कहा गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सेल्वेशन जो है, मोक्ष जो है, वो आपको सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू प्राप्त होगा, ठीक है। ये अब हमारे बुद्ध भगवान ने जो है बोला था, राइट। और अल्टीमेट गोल क्या था, निर्वाण था, राइट। ज्ञान की प्राप्ति और साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से जो मुक्ति है, इस तरह की बातें यहाँ पर अल्टीमेट गोल होता था। यहाँ पर क्या था अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल यहाँ पर क्या था, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, ठीक है। जन्म मरण के इससे जो मोक्ष की बात थी वो सब साइड कीजिए, अब जब जी रहे हैं उसमें आपका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो, उस पर इनका फोकस आ गया, ठीक है। हिनाइन लिटरेचर ये जो है पाली में था, ओल्डर फॉर्म जो है पाली में था, और फिर संस्कृत का रिवाइवल होता है, ठीक है। अशोक के बाद संस्कृत का रिवाइवल होता है और यहाँ पर आपको लिटरेचर जो है महायान का वो संस्कृत के फॉर्म में भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। संघ जो था वो सेंटर पे था, इनके लिए इंडिविजुअल सेंटर पे था, ठीक है। लॉ ऑफ कर्ण पे ये फोकस करते थे, ये लॉ ऑफ करुणा पे फोकस करते थे, दया माया पे फोकस करते थे, ठीक है। थेरावेदा या अस्थर्वी वड़ा ये जो है हिनाइन के ही एक पार्ट है, राइट। और यहाँ पर जैन, प्योरलैंड, तांताई, नीचेरेन, शिंगोन, टिबेटन बुद्धिज्म, ये सारे क्या है, महायान के पार्ट हैं। इसके अलावा एक दो और पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं। इसको क्या बोला गया, साउदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन बोला गया, सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है। सदर्न कौन सी जगह हो गए, आपके श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया वाले जो है, जावा वगैरह, इसमें आपको इनका फैलाव देखने के लिए मिलता है। इसको क्या बोला गया, नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन बोला गया। नॉर्दर्न ऑब्वियसली नॉर्थ ऑफ इंडिया बोला गया, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपका नॉर्दर्न आर्कटिक सर्कल के पास या अंटार्कटिक सर्कल के पास आप घूम रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया के कंपेयर में, इंडिया के रिस्पेक्ट में इनको देखा गया, ठीक है। नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन, चाइना, कोरिया, जापान, इन जगहों पर इनका फैलाव ज़्यादा हुआ, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये भी जब कुछ समय बीता ना तो इनमें भी डिसएग्रीमेंट्स आने लग गए, ठीक है। पहला डिसएग्रीमेंट आया तो हीनयान और महायान बना, राइट। अब इनके अंदर भी देखेंगे आपको डिसएग्रीमेंट आने लग गया, तो दो सबसेट इनमें निकल के आते हैं, हीनयान में दो सबसेट निकल के आते हैं, जो उनके नाम है वैवेशिका और यह है स्वतंत्रिका, करेक्ट। और इसका जो दो सबसेट था वो क्या था, माध्यमिका या शून्यवड़ा, नागार्जुन द्वारा इसको प्रोपाउंड किया गया था। और जो दूसरा सबसेक्ट था दैट वाज योगचार या फिर विजनंदवड़ा, मैत्रेयनाथ और असंगा द्वारा इसको प्रोपोगेट किया गया था, ठीक है। तो ये इसमें याद रखेंगे, थोड़ा सा कठिन हो जाता है जब ज़्यादा फैक्ट्स आ जाता है तो, बट उम्मीद है कि आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। एक दो बार देखेंगे वीडियो को या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब एक दो बार सुबह उठ के देख लीजिए, आपको ये सब कुछ समझ में तो आ ही गया होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ये हमने देखा अभी कि हीनयान में थारवेद जो है, ठीक है, थेरावेद वड़ा जो है वो आपका हीनयान का ही पार्ट था, राइट। तो इसके बारे में एक दो पॉइंट्स है, अगर अलग से सवाल पूछ दे कहीं तो ये मोस्ट एंशिएंट ब्रांच है। ऑब्वियसली हीनयान को हमने बोला ओल्डर फॉर्म है, तो इसका भी जब ये हीनयान महायान में ये चेंज नहीं हुआ था या फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सेग्रीगेशन नहीं हुआ था, तब तक थेरावड़ा जो है ये जो है पिक्चर में चल रहा था। एंड दिस वॉज क्लोजर टू द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ द बुद्धा। ऑब्वियसली जो पुराना होगा वो उनका विचारधारा पे ही चलेगा, राइट। अब आप अजय फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, और ये कब का समय था, समवेयर अराउंड 100 BC के आसपास का समय था, सॉरी 100 AD के आसपास का समय था जब ये आपको चेंज देखने के लिए मिला था, ठीक है, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड कीजिए और 800 साल आगे आइए, 800 ईयर्स आगे आइए, ठीक है। यानी कि कहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, आप 900 AD के आसपास पहुँच जाएंगे। 900 AD में देखेंगे हम लोग वज्रयान जो है वो पिक्चर में आता है। अब ये वज्रयान क्या बोला था, ये तीसरा जो है इसका सेट निकल के आता है। ये थोड़ा सा जो है ना अलग ही प्रिंसिपल पे था, ऑल्दो ये बुद्धिस्ट लोग जो थे उनके द्वारा ही प्रोपोगेट किया गया था, बट इसका जो पिक्चर था थोड़ा सा अलग टाइप का था, ठीक है। क्या था पिक्चर में, वज्रयान क्या बोला गया, व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट बोला गया, ठीक है। वज्रयान, वज्र से ही पता चलता है, वज्र क्या था, इंद्र भगवान का औजार था, इंद्र भगवान का जो इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं या फिर आप वीपन बोल सकते हैं वो था, तो वो क्या था, वज्र मतलब थंडरबोल्ट, ठीक है। तो व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट बोला गया इसको। तांत्रिक बुद्धिज्म भी बोला गया इसको, ठीक है। चीफ डिविनिटीज़ क्या थे इसमें, ताराज थे, ठीक है। कहाँ पर ये ज़्यादा फैला हुआ, ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया में फैला हुआ, कहाँ पर, बिहार बंगाल वाले एरियाज़ में,
ठीक है, ब्लैक मैजिक वगैरह इसके अंदर आता है। सेल्वेशन थ्रू एक्वायरिंग मैजिकल पावर्स, ठीक है, क्या एक्वायर कीजिए आप, मैजिकल पावर एक्वायर कीजिए, दैट इज वज्र। ठीक है, ब्लैक मैजिक जो है वो आप अचीव कीजिए, दूसरों को वशीकरण टाइप का जो चीज़ सब होता है, किसी को वश में कर लेना या किसी के लिए कुछ खिला पिला देना, किसी का बाल लेकर कुछ कर देना, तो उस टाइप का चीज़ जो है वो इसमें आता है ना। इसके एक प्रोपाउंडर थे पद्म संभव, ठीक है, पद्म संभव इसके एक प्रोपाउंडर थे जिनको गुरु रिम्पाच नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस बुद्धिज़्म को उन्होंने तिब्बत भूटान इस सब में फैलाव किया। ठीक है, तो आप जान सकते हैं ना कि मतलब बिहार के बगल में बंगाल है, बंगाल के ऊपर में तिब्बत है, राइट, सॉरी बंगाल के ऊपर में आपका भूटान है और भूटान के ऊपर में तिब्बत है। तो जो रास्ता था वो पास पास का था और आराम से वो फैलता चला गया। 123 फीट का स्टैट्यू इनका बना हुआ है, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में रेवलसर लेक पर। ठीक है, ये फोटो लगा हुआ है आपका रेवलसर लेक का, ये आप देख सकते हैं, राइट। तो ये हमारे सेक्ट्स के बारे में बातें हो गई, जो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सारे ही डाल दिए हैं। ठीक है, तो एक दो बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो बुद्धिज़्म आपका आराम से याद हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं लिटरेचर पे। ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो 2 लैंग्वेजेस में है। ठीक है, पहला क्या है, पाली। ठीक है, पाली वॉज द ओरिजिनल लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें वो प्रीचिंग वगैरह कर रहे थे बुद्ध जो थे। और उसके बाद जब संस्कृत का रिवाइवल होता है 400-500 साल बाद, तो उसके बाद फिर से आपको किताबें देखने के लिए मिलती हैं, किसमें, संस्कृत में, राइट। तो पाली में जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है दैट इज त्रिपिटक। त्रिपिटक हमने देखा था कि पहले मीटिंग में सुत्त पिटक और विनय पिटक का ये किया गया था, और मतलब कंपोज किया गया था, और थर्ड में आपका अभिधम पिटक का ये किया गया था, कंपोज किया गया था, राइट। तो त्रिपिटक कौन से हो गए हमारे, विनय पिटक मोनास्टिक कोड होता है इसमें, सुत्त पिटक में बुद्धिस्ट का सेइंग होता है, और अभिधम पिटक में क्या होता है, रिलीजियस डिस्कोर्सेज ऑफ बुद्धा होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, विनय पिटक हम क्या कर रहे हैं, विनय मतलब विनती कर रहे हैं, विनती, आप प्लीज़ हमारे इस बातों को फॉलो करें, ठीक है, तो ये मोनास्टिक कोड है। सुत्त पिटक क्या हुआ, अब ये पुत्र सुना होगा ना आपने, काफ़ी जगह आपको पुत्र मिला होगा, इसको एक्चुअली ये पाली में होता था, एक्चुअली इसका होता था पुत्र। ठीक है, इसीलिए सूत्र अगर है तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, सूत्र बोल देंगे। सूत्र मतलब मैथ्स में सूत्र वगैरह होता है ना, मैथ्स जो हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि मैथ्स में सूत्र वगैरह फार्मूला वगैरह होता है, राइट। तो फार्मूला वगैरह किसी का द्वारा दिया गया हुआ होता है, तो वो मान लेते हैं कि यहाँ पर बुद्ध के द्वारा दिया गया है, राइट। तो सुत्त पिटक जो है वो बुद्धा सेइंग होता है, एंड विनय पिटक में विनती कर रहे हैं, विनय मोनास्टिक कोड होता है। ठीक, अभिधम पिटक नाम में ही धम लगा हुआ है, यानी धर्म लगा हुआ है, रिलीजियस डिस्क्लोजर ऑफ बुद्धा हो जाता है। ठीक, इस सुत्त पिटक के अंदर में 4 निकाय आते हैं, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय। ठीक है, अब ये खुदक निकाय में क्या होते हैं, 15 किताबें हैं, उसमें से 10वां किताब जो है वो क्या है, जातका स्टोरीज है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है। जातक स्टोरीज क्या है, 547 स्टोरीज ऑफ पास्ट लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्ध जो है उनके जो पिछले जन्म में का जो स्टोरी सब है, बहुत सारे पिछला जन्म हो रहा होगा, उसमें से सबका मिला करके स्टोरी मिला करके 547 स्टोरीज निकल के आता है, जो जातक स्टोरीज में है, विच इज 10th बुक अंडर खुदक निकाय। और खुदक निकाय किसके अंदर है, सुत्त पिटक के अंदर है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि लुसेंट किताब में, जो मेरे पास लुसेंट किताब है, उसमें ये जो चारों निकाय हैं वो अभिधम पिटक में लिखा हुआ है। ठीक है, बट मैंने और सोर्सेस से चेक किया है और यहाँ मुझे हर जगह सुत्त पिटक ही मिला है, तो आप इसको सुत्त पिटक ही मान के चलें। ठीक है, तो ये त्रिपिटक सबसे इंपॉर्टेंट किताब हो गया पाली लैंग्वेज में। उसके अलावा कौन सा किताब है, मिलिंद पान्हु। ठीक है, मिनांडर एक राजा थे, गिंडोग्रिक्स में आएगा, कुषाण वंश वगैरह सब में आएगा ये सब। ठीक है, तो ये डायलॉग बिटवीन मिलिंद एंड नागसेन, मिलिंद या मिनेंडर। ठीक है, इंडिया में उसको मिलिंद बोलते हैं और फॉरेन वाले इसको मिनेंडर बोलते हैं। तो मिलिंद और नागसेन के बीच में डायलॉग हुआ था, क्वेश्चन आयर था, बेसिकली क्वेश्चन आंसर था कि उनके कुछ सवाल थे जिसका जवाब नागसेन दे रहे हैं, तो उस पर एक किताब लिखा गया मिलिंद पान्हु। ये आपका पाली में है और ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड किताब है। ठीक है, दीपवंशा महावंशा श्रीलंकन क्रॉनिकल है। ठीक है, श्रीलंकन क्रॉनिकल है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा संस्कृत में मैंने बोला था आपको कि कुछ नाम वापस रिपीट होगा, तो वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के 4 राइटर्स हैं मेनली। 4 राइटर हमारे कौन से हैं, अश्वघोष, वासुमित्र, बुद्ध घोष, नागार्जुन। ठीक है, ये नागार्जुन वही है जो इधर में थे, है ना, सॉरी ये नागसेन थे, नागार्जुन है, राइट। तो ये 4 लेखक हैं और इनके द्वारा जो किताब लिखा गया है दैट इज अश्वघोष जो है वो बुद्ध चरित्र सौंदरनंद लिखे हैं। ठीक है, अब इसका जो नाम देखेंगे ना तो आपको पुत्ता, सुत्ता या फिर और क्या मिलता है अपने को, 1-2 वर्ड्स और था ना, थोड़ा नाम जो है वो पाली लिटरेचर में जब लिखा हुआ था ना तब वो थोड़ा नाम उसका अलग अलग टाइप का था, आपको नाम से ही पता लग रहा था, दीपवंशा, महावंशा, मिलिंद पान्हु,
लेकिन ये सब जो आप नाम देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ हिंदी से मिलता जुलता है, मतलब संस्कृत से मिलता जुलता है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो वो नाम क्या है? बुद्धचरित, सौंदर्यनंद, सूत्रालंकार, श्रीपुत्र, पराक्रम, ठीक है, वज्र सूची। तो ये सब नाम देख लेंगे कि थोड़ा ऑड नहीं लग रहा होगा, सुना सुना सा नाम लग रहा होगा कि मतलब आज के डेट में भी इस तरह के वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो समझ में आ रहा होगा आपको कि ये थोड़ा लेटेस्ट फॉर्म ऑफ जो वर्डिंग है उस टाइप का बात हो रहा है। पाली जो है वो थोड़ा ओल्डेस्ट फॉर्म में जा रहा था, तो उसका नाम भी लिखने का भी तरीका थोड़ा अलग टाइप का था। वासुमित्र लिखते हैं महाविभाष शास्त्र। अब ये शास्त्र टाइप का वर्ड जो है हमने कहीं पाली लिटरेचर में नहीं देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बुद्ध घोष क्या लिखते हैं? विशुद्ध मग्गा, ठीक है, अथा कथायन, सुमंगल वासिनी, ठीक है, माध्यमिक करिका और प्रज्ञ परिमिता करिका। ठीक है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, राइट। अब कैसे याद करेंगे? तो अब थोड़ा तो इसमें अब शॉर्ट ट्रिक लगाइए अपने हिसाब से, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक लगाते लगाते उन शॉर्ट ट्रिक को याद करने के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक लगाना पड़ जाता है, तो वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनको ना आप 2-3 बार 4 बार देखिए, सुबह उठ के देखिए, एक आध बार करके, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो ये लेकर के आप देखिए 3-4 बार, आपको याद हो जाएगा, कोई इतना टफ नहीं है। थोड़ा बहुत मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपको याद रहे, शॉर्ट ट्रिक भी नहीं, मैं तरीका बताने की कोशिश करता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, दैट इज यूनिवर्सिटीज़। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ उस समय हमें देखने के लिए मिले। पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी 3 आपको पता हो तो अच्छी बात है, क्योंकि लुसेंट में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट वन इज नालंदा, सबसे ज़्यादा फेमस है नालंदा, ठीक है, बदगांव बिहार में, ठीक है, और कुमारगुप्त के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। गुप्त साम्राज्य जब पढ़ेंगे हम लोग तो कुमारगुप्त का नाम आएगा, कुमारगुप्त वन का। ठीक है, उदांतपुरी, ठीक है, बिहार शरीफ में है, और ये गोपाल के द्वारा ये स्थापित किया गया था। विक्रमशिला भागलपुर में है, ठीक है, और ये धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। सोमापुरी नॉर्थ बंगाल में है, और ये धर्मपाल के द्वारा ही स्थापित किया गया था। धर्मपाल के पास 2 क्रेडिबिलिटी है किसी भी यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने का। जगदल जो है बंगाल में, ठीक है, और ये आपका रामपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑब्वियसली जो पाल वंश हैं उनके ही ये शासक रहे होंगे, तो इनके बारे में भी हम लोग आएंगे समय जब आएगा तब। बाकी वल्लभी गुजरात, एक वेस्ट इंडिया में देखने के लिए मिलता है गुजरात। भतरका मैत्रक रूलर थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये क्या है कि थोड़े रीजनल रूलर्स भी होते थे, वो अपने लिए नहीं, मैंने अपने साम्राज्य में एक यूनिवर्सिटी स्थापित करते थे, वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को बुलाते थे। तो जैसे आज के टर्म्स में भी है कि जो भी बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं वो, उनको हम चाहते हैं कि वहाँ के लोग, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो हमारे यहाँ आएँ, थोड़ा कुछ मतलब पढ़ाई लिखाई टाइप का चीज़ करें, कुछ जो है आपका गेट टुगेदर वगैरह करें, तो हमारा नाम अच्छा होगा। ठीक है, तो वो उस समय भी चलता था ये चीज़। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, राइट, कि इनका एक रॉयल पैट्रन क्या था। तो रॉयल पैट्रन में कुछ राजाओं के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, मोस्टली आपको याद ही होंगे। तो रॉयल पैट्रन में सबसे जो पहला नाम देखने को मिलता है दैट इज बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, दशरथ जो है ये मगध वंश से हैं। नेक्स्ट प्रसेनजीत का नाम आता है, दैट इज फ्रॉम कोसाल। ठीक है, कोसाल कहाँ पर था हम लोग याद किए थे। ठीक है, कोसाल अपना अयोध्या के आसपास का एरिया था, राइट। और गोरखपुर के अलावा क्या था, मल था। ठीक है, उदयन वत्सा के थे। अब उदयन से ये अलग हैं, उदयन आपके इसके थे, मगध साम्राज्य में आते थे, बट उदयन है, वत्सा है। वत्सा कहाँ होता था, मिर्जापुर इलाहाबाद के आसपास होता था। ठीक है, प्रयागराज वाला एरिया है। प्रद्योत राजा अवंती के, अवंती कहाँ था, उज्जैन के पास था। अशोक ने मिशन भेजा था, ये भी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि महेंद्र संघमित्रा उनका बेटा बेटी था जो श्रीलंका गए थे। ठीक है, मिलिंद मिनेंडर, ये इंडो ग्रीक्स वाले आ जाएंगे, कि कुषाण वाले आ जाएंगे, कनिष्क आ जाएंगे। ठीक है, ये इन्होंने मिशन कहाँ भेजा था, चाइना, कोरिया, जापान जो है इन्होंने मिशन भेजा था। ठीक है, हर्षवर्धन जो है, जो 600 AD के आसपास का समय है, उस समय ये राजा थे, आखिरी सबसे ज़्यादा लंबा शासन करने वाले राजा थे। ठीक है, कन्नौज से थे शायद, तो हम लोग जब देखेंगे तब बढ़िया से देख लेंगे। गोपाल, धर्मपाल और रामपाल, ये 3 हमने नाम ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, आप नाम भी देख, गोपाल, धर्मपाल और रामपाल जो है वो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये गोपाल हो गए, ये धर्मपाल हो गए, ये रामपाल हो गए, राइट। तो यहाँ से आपको दिखता है कि उन्होंने पैट्रोनेज में यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी। ठीक है, इसके अलावा आर्किटेक्चर में हमको जो आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है दैट इज़ फर्स्ट इज स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट इज चैत्य विहार। विहार मतलब जो अपन देखे होंगे ना दिल्ली में मतलब दिल्ली क्या बहुत जगहों पर आपको विहार प्रीत विहार, निर्माण विहार, इस तरह का जो विहार सब है बहुत देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये विहार मतलब क्या हो गया, रेसिडेंस वाला एरिया हो गया, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो अगर विहार रेसिडेंस है और चैत्य क्या है आपका, प्रेयर हॉल है। ठीक है, वहाँ पर आपने
चैतन्य को आप जगाते हैं, चैत्य को आप माने ये पूजा अर्चना करते हैं वहाँ पर, राइट। तो विहार रेजिडेंस हो गया, पूजा अर्चना के लिए चैत्य हो गया, स्तूप हो गया जहाँ पर मरने के बाद बोधिसत्व और बुद्ध की रिलिक्स रखी हुई हैं, राइट। स्टैट्यूज क्या हो गया, तो स्टैट्यूज जो मूर्ति की कला है वो आने लग गया इसमें। ऑल्दो इनिशियली इसमें नहीं था बुद्धिज़्म में मूर्ति कला वगैरह, मूर्ति टाइप का पूजा टाइप का चीज़ नहीं था, बट धीरे धीरे डाउन द लाइन आफ्टर 400-500 ईयर्स तो उसमें भी चेंजेस आने लगे। उस चेंज में आपका एक मेजर चेंज था मूर्ति का पूजा होना, ठीक है। मूर्ति का जो पूजा होता था उसमें पहला मूर्ति जो बनता है वो मथुरा स्टाइल में बनता है, ठीक है। पहला मूर्ति मथुरा स्टाइल में बनता है, ठीक है। तो ये 2 स्टाइल्स थे, मथुरा और गंधारा स्टाइल, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मूर्ति जो बनी वो आपका गंधार स्टाइल में बना, लेकिन पहला मूर्ति जो बना वो मथुरा स्टाइल में बना। तो ये हम लोग आर्किटेक्चर में देखेंगे जब हम लोग उस समय में पहुँचेंगे, तब थोड़ा इसका डिटेल वर्जन देखेंगे। बाकी अभी के लिए आप समझ लीजिए कि आर्किटेक्चर में ये सब आपको देखने के लिए मिलता है, इस तरह की बातें। मतलब सेक्रेट साइंस 4 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में फर्स्ट सरमन दिया था। कुशीनगर में इन्होंने अपना देह त्यागा था। तो ये चारों जो है पिलग्रिमेज साइट्स हैं। इसके अलावा 4 और इंपॉर्टेंट जगह हैं, दैट इज श्रावस्ती, ठीक है, राजगृह, वैशाली एंड समकस्य। समकस्य आपका समवेयर अराउंड बोल सकते हैं कन्नौज के आसपास का एरिया है, ठीक है। वैशाली बिहार में है, राजगृह भी बिहार में है और श्रावस्ती है, ठीक है। मोस्ट प्रीचिंग यहाँ पर कोसाल में हुआ था। तो श्रावस्ती आपका कोसाल जो जनपद था, महाजनपद, उस वहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो ये 8 होली प्लेसेस में इनको काउंट किया जाता है। इसके बाद एक जो मिसलेनियस इन्फो है, इसमें लास्ट टॉपिक है, दैट इज बोधिसत्वास। अब ये बोधिसत्वास लोग हैं कौन, पहला तो ये आप समझिए। बोधिसत्वास जो हैं, बुद्ध भी एक समय पर बोधिसत्वा थे। तो समवन हु इज़ विलिंग टू बी अ बुद्ध, ठीक है, एंड गोइंग थ्रू द पाथ टू अचीव दैट मतलब टाइटल, राइट। तो वो ज्ञान प्राप्त करने का जो पाथ पर जो चल रहा है, जो भिक्षु हैं या बौद्ध भिक्षु हैं या फिर ऋषि मुनि टाइप के लोग हैं जो एसेटिक हैं, जो बुद्ध की तरह ज्ञान अचीव करना चाहते हैं, तो जो जब वो उस पाथ पर हैं अचीव करने से पहले का समय, तो वो खुद को बोधिसत्वा बोलते हैं, करेक्ट। तो बुद्ध ने भी खुद को बोधिसत्वा तब तक बोला जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो खुद को बुद्ध बोलने लग गए, ठीक। तो इसमें पहला नाम किसका आता है, अवलोकितेश्वर का आता है। पहला नाम आता है अवलोकितेश्वर, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है आपको, लेकिन जो याद रखना वो मैं आपको बताते चलता हूँ। 4-5 पॉइंट्स मैंने डाले हुए हैं। ही इज़ बोधिसत्वा ऑफ कंपैशन, ठीक। पहला आप ये याद रखेंगे। दूसरा, इनको फीमेल विथ लोटस दिखाया गया है, ठीक है, फीमेल विथ लोटस दिखाया गया है। तीसरा, पद्मपानी लोकेश्वर इनका पॉपुलर फॉर्म है। अभिलोकितेश्वर जो है, इनका बहुत सारा फॉर्म में हमको देखने के लिए मिलता है। इनका जो क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, पद्मपानी लोकेश्वर में है, ठीक है। तो ये नाम याद रखेंगे, पद्मपानी लोकेश्वर किसका फॉर्म है, ठीक है, ये इन बोधिसत्व का है, ठीक है। एंड पॉपुलर जो है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसीलिए इसका नाम मैंने अलग से लिखा हुआ है। इनका डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है, लोटस सूत्र में मिलता है, नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड ग्वाइन परसीवर ऑफ ऑल साउंड्स, इनको ये भी बोला गया है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बोधिसत्वा ऑफ कंपैशन, नेक्स्ट इज फीमेल विथ लोटस इन हैंड, और पद्मपानी लोकेश्वर इनके सबसे पॉपुलर फॉर्म है। ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। दूसरे कौन है, मैत्रेय है। इनको बोधिसत्वा ऑफ फ्यूचर बोला गया। दूसरे कौन है, मैत्रेय, इनको बोला गया बोधिसत्वा ऑफ फ्यूचर, ठीक है। ये कहाँ रहते हैं, तुषिता हेवन में इनका रेसिडेंस है। लाफिंग बुद्धा आपने देखा होगा, बहुत से लोग अपने घर में लाफिंग बुद्धा सजा कर रखते हैं और बोलते हैं उसका जो पेट जो छुएगा बार बार, जितना बार छुएगा उतनी घर में उतना पैसा घर में आएगा, राइट। तो काफ़ी लोग बोलते हैं। इनफैक्ट मेरी जो सिस्टर हैं वो भी ऐसा कुछ करती हैं, मतलब बोलती थी, उनके द्वारा ही मैंने सुना हुआ है। तो लाफिंग बुद्धा एक ऐसा बुढ़ा होता है जिसका चाइनीज टाइप का मुंह होता है और पेट बड़ा सा होता है, और बोला जाता है कि पेट उसको छूते रहे, आपके घर में पैसा आता रहेगा, ठीक है। तो अभी ट्राई करके देख सकते हैं कहीं आता आ जाए। तो ये पॉपुलर फॉर्म है इनका। मैत्रेय जो बोधिसत्व थे उनका ही फॉर्म है लाफिंग बुद्धा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो पहला, तीसरा एंड सक्सेसर ऑफ बुद्धा भी इनको बोला गया। ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। हेवन वाली बात हटा के रख सकते हैं। मंजूश्री, नेक्स्ट आता है इसमें नाम मंजूश्री का। इनको क्या बोला गया है, बोधिसत्वा ऑफ विजडम बोला गया है। इनको मेल फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है। इनके हाथ में, राइट हैंड में वज्र स्वॉर्ड देखने के लिए मिलता है, और लेफ्ट हैंड में हमको लोटस देखने के लिए मिलता है। तो पहला तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि विजडम मेल,
ठीक है। वज्र राइट साइड में, लोटस याद कर सकते हैं, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पहला 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द 4 ग्रेट बोधिसत्वास इन चाइनीज बुद्धिज्म। चाइनीज बुद्धिज्म में 4 जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बोधिसत्वा है, उसमें से 1/4 नहीं है, ये 1 आउट ऑफ 4 है। चूँकि नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स टाइप का ही लिखा हुआ है 1/4, यानी कि 1 आउट ऑफ 4। ठीक है, तो 4 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोधिसत्वा है चाइनीज बुद्धिज्म में, उसमें से ये एक नंबर है। ठीक है, वन ऑफ देम है, नॉट एक नंबर, वन ऑफ देम है। ठीक है, आइकॉनिक फिगर इन महायान में इनका आइकॉनिक फिगर है। तो पहला ये पॉइंट भी आप याद रख लीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको हटा रहा हूँ, है ना। ये पॉइंट आप 3 पॉइंट याद रख लीजिए। चौथे का नाम क्या है? समंत भद्र। ठीक है, चौथे जो बोधिसत्वा उनका नाम है समंत भद्र। ही इज बोधिसत्वा ऑफ प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन का बोधिसत्वा कौन है? समंत भद्र। ठीक है, और इनके बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि समंत भद्र, मंजूश्री जो अब इससे पहले हमने पढ़ा, और बुद्ध, ये तीनों मिलकर ट्रिनिटी इन बुद्धिज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रिनिटी इन बुद्धिज्म। इसलिए इंपॉर्टेंट है। पॉइंट एक ही है ऊपर वाला कि प्रैक्टिस और मेडिटेशन के ये बोधिसत्वा हैं। इसके अलावा इनके साथ 2 और लोग हैं, बुद्ध खुद ही एंड समंत भद्र एंड मंजूश्री। ये 3 मिला करके ट्रिनिटी इन बुद्धिज्म बनाते हैं। ठीक है, क्षितिगर्भा। इसके बाद जो अगले बोधिसत्वा का नाम आता है दैट इज क्षितिगर्भा। क्षितिगर्भा के बारे में यह है कि इस वर्ड का मतलब क्या है? वूम ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्या है इस वर्ड का मतलब? वूम ऑफ द अर्थ। ठीक है, ही इज बोधिसत्वा ऑफ मोर्टल्स। मोर्टल्स के मतलब हम और आप क्या है? मोर्टल्स हैं। ठीक है, इमोर्टल क्या होता है? जो अमर होता है, और हम और आप मरने वाले हैं कभी ना कभी, तो हम लोग मोर्टल्स हैं। तो ही वॉज बोधिसत्वा ऑफ मोर्टल्स एंड वॉम ऑफ द अर्थ इनके नाम का मतलब होता है। सेवियर ऑफ ऑपरेस्ड एंड डाइंग। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नाम का मतलब याद रख सकते हैं, और मोर्टल्स के ये बोधिसत्वा ये याद रख सकते हैं। अगला नाम आता है वज्रपानी का। ठीक है, वज्रपानी इनके नाम का मतलब, या ही इज बोधिसत्वा बियरिंग थंडरबोल्ट। ये नाम से पता चल रहा है कि वज्र लगा हुआ नाम है, मतलब थंडरबोल्ट की कुछ बातें हो रही होंगी। तो ही इज अ बोधिसत्वा बियरिंग थंडरबोल्ट। ठीक है, 1 आउट ऑफ 3 प्रोटेक्टिव डाइटीज अराउंड बुद्धा। बुद्ध का जो भी प्रतिमा बनता है उसमें 3 प्रोटेक्टिव डाइटीज होती हैं, उनमें से ये एक है। राइट, इसके अलावा और 2 हैं, उसके बारे में ज़्यादा कुछ पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगा नहीं तो मैंने ड्रॉप कर दिया उसको। ठीक है, पढ़ने का कोई अंत नहीं है, बट कितना लिमिटेड पढ़ा जाए उस पर फोकस रखना है। तो नेक्स्ट नाम क्या आता है? सदा परिभूता एंड आकाश गर्भ। ठीक है, आकाश गर्भ का मतलब क्या होता है? बाउंडलेस स्पेस ट्रेजरी। ठीक है, तो ये 2 नाम और ही आप याद रख सकते हैं, जितना याद रह जाए इसमें। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, राइट, तो आप याद रख लेंगे। तो ये पार्ट हमारा समाप्त हो जाता है। लिटरेचर हमने देख लिया है, बोधिसत्वा देख लिया, सब कुछ देख लिया, इधर भी सेक्ट्स भी देख लिया। नेक्स्ट एक लास्ट पार्ट है, इसमें आते हैं। ठीक है, और जो लोग अभी तक बने हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बताइए और जुड़े रहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि डिक्लाइन कैसे हुआ इसका? बुद्धिज़्म जो है उसका डिक्लाइन क्या हुआ? इतना बढ़िया रिलीजन जो वैदिक चीज़ों को छोड़ करके अब आगे दूसरा एक रास्ता पकड़ लिया था और काफ़ी राइज करता जा रहा था, उसके 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, बट स्टिल दैट डिक्लाइंड। व्हाट हैपेंड? तो डिक्लाइन क्यों होता है? क्योंकि ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल हुआ। ठीक है, समवेयर आफ्टर द अशोका या मॉडर्न एम्पायर के बाद ब्राह्मणिज्म, भगवतिज्म का राइज होता है, और किसी का भी राइज होगा तो किसी का फॉल तो होना ही है, एंड किसी का फॉल होगा तो उसका राइज भी होना है। ठीक है, एडॉप्शन ऑफ संस्कृत। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं कि इनिशियली ये पाली में शुरू हुआ था, बट अब संस्कृत को ज़्यादा वैल्यू दिया जाने लग गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिक्लाइन पाली। ऑब्वियसली संस्कृत अडॉप्ट कर लेंगे तो पाली जो है डिक्लाइन करने लग जाएगा। आइडल वर्शिप जो है वो इंडिया में चल ही रहा था और बुद्धिज़्म में भी घुस गया, जो इनिशियल फॉर्म में नहीं था बट घुस गया। ठीक है, फॉरेन इन्वेडर्स, हुन्स और टर्क्स ने क्या किया, जो उनका जो ये था मतलब अटैक किया, तो उससे क्या हुआ कि उनका जो रेसिडेंस वाला एरिया था, या बोल सकते हैं उनका जो यूनिवर्सिटीज़ था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उस डिस्ट्रक्शन से क्या हुआ कि वो कभी रिवाइव नहीं हो पाया, और जो वहाँ पर ज्ञान था वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गया, या कहीं जो लोग भाग गए वो कहीं ना कहीं और जाके ज्ञान चला गया। तो इस कारण से इंडिया में डिक्लाइन होने लगे। कहीं भागने के कारण कहीं और राइज हुआ होगा, ठीक है, बट इंडिया में डिक्लाइन होने लग गया। ठीक, अब बुद्धिज़्म का कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे सोसाइटी में, या हमारे जीवन में, या हमारे देश के लिए? तो पहला पॉइंट तो यही है कि जो अंडरलाइन जो मैंने किया हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट और सोशल इक्वालिटी की ये बातें करता है, जो कि हम आज के डेट में अपने भारत देश में चाहते हैं। ठीक है, वुमेन और शूद्र को भी बराबर का रास्ता दिया जाए हर चीज़ों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि इन्होंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बिहार जो है
उसकी स्थापना की थी, मतलब बुद्धिस्ट के द्वारा नहीं की गई थी, किसी राजा जो उसके पैटर्न थे उन्हीं के द्वारा की गई थी, बट इट इज़ स्टिल अ कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, ठीक है। वो हमारे लिए आज के डेट में हेरिटेज का काम करता है, राइट। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, उदयंतपुरी, वल्लभी, अदर सिटीज़ डेवलप्ड एज हाई बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़े जो बाहर के लोग जो हैं वो इंडिया में आ रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। लिटरेचर जो है पाली, संस्कृत जो लैंग्वेजेस थे, इनमें जो लोगों ने लिखा, जो बुद्धिस्ट लोग थे जो इन लैंग्वेज में लिखा, तो उन्होंने उस लैंग्वेज को भी इनरिच किया, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में उन्होंने जो चेंजेस की या उन्होंने जो कुछ इंट्रोड्यूस किया, अपना आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने लोकल लैंग्वेज को भी इनरिच किया, ठीक है। अहिंसा जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का भी नारा था अहिंसा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कि अहिंसा जो हमको बुद्धिज़्म से मिल रहा है वो आज के डेट में भी कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन, राइट। स्तूपास जो है वो अगेन हमारे लिए आर्किटेक्चर का काम कर रहे हैं, हमारे लिए धरोहर का काम कर रही है। चैत्य विहार जो है वो भी हमारे लिए धरोहर का काम कर रही है, ठीक है। और लास्ट क्या है कि स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर में इनका बहुत बड़ा रोल है। ऑब्वियसली जब हम यहाँ से मिशन भेज रहे थे, चाइना भेज रहे थे, जापान भेज रहे थे, श्रीलंका भेज रहे थे, लाओस, थाईलैंड वगैरह साउथ ईस्ट एशिया में भेज रहे थे, तो बेसिकली इंडिया का ही जो रहन सहन का तरीका है, जो प्रचार प्रसार है, वो हो रहा था उस टाइम पे, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉफ्ट डिप्लोमेसी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या होता है, हार्ड डिप्लोमेसी क्या होता है, ठीक है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी होता है कि किसी से कनेक्ट करना, ठीक है। हम चाहते हैं कि भाई तुमसे कनेक्ट करें। एक तो तरीका है कि बच्चे तुम्हारे सर पे बंदूक रख दें और तुमसे बोलें कि भैया तुम हमारी बात मानो, नहीं तो गोली चला देंगे। दूसरा हो सकता है कि यार तुम भाई हैं, तो हम ये काम करना चाहते तो भी मेरा सहयोग करो। तो दो तरीके से आप किसी के साथ डिप्लोमेसी कर सकते हैं, राइट। तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी वही होता है जहाँ पर आप किसी से जुड़ाव रख के, किसी तरह से जुड़ करके उसके साथ कुछ चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो बुद्धिज़्म को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्सपोर्ट नहीं हुआ इंडिया से, हम बोलते हैं शेयर्ड कल्चरल डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट। तो किसी भी कंट्री जिसके में जहाँ पर बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जैसे जापान रख लीजिए, श्रीलंका रख लीजिए, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस रख लीजिए, ठीक है। तो इन जगहों पर क्या कर सकते हैं हम लोग, शेयर कल्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारा तो बहुत पुराना जुड़ाव है, भाई का रिश्ता है, ठीक है। वैल्यूज़ जो है जो क्रिएट हुई हैं बुद्धिज़्म के थ्रू, उसको बहुत ज़्यादा महत्व मिल जाता है। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, पीस, एकोमोडेशन, इंक्लूसिवनेस, कंपैशन, इस तरह की जो बातें हैं हमारी सोसाइटीज़ में, जो बुद्ध किया करते थे, बुद्धिज़्म में था, वो आज के डेट में आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है, हम दोनों क्या हैं, भाई हैं, ठीक है। आइडियल्स ऑफ बुद्धिज़्म कंटिन्यू टू इंटरसेक्ट विद पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो अभी आप जब जुड़ाव रखते हैं इस तरह का, मतलब धर्म के थ्रू आप जुड़ाव रखते हैं, तो आपका बहुत सारा काम जो है आसानी से बनता चला जाता है, ठीक है। या पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज की बात की गई है, जैसे हमारे पास बहुत सारे पिलग्रिमेज साइट्स हैं, ठीक है। हमारे पास दलाई लामा जी हैं, ठीक है। इंटरनेशनल गुडविल है हमारे पास। तो इस तरह का जो हम लोग सही काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ाव बना हुआ है। तो हम जैसे अब हम किसी से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हमने दलाई लामा और बुद्धिस्ट लोगों को यहाँ पर शरण दी है समवेयर इन 1959। तो उनके मन में हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है आज भी कि ये हम यहाँ के तो नहीं हैं, हम इंडिया में रह चुके हैं। ऑल्दो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा लोग अभी जिंदा होंगे 1959 वाले, ठीक है। बट स्टिल जो भी जिंदा हैं वो सब, या उनके जो डाउन द जनरेशन है, वो समझ रहे हैं कि ये हमारी लैंड नहीं है, हमारा लैंड तिब्बत है, ठीक है। बट दिस इंडिया हैज़ हैज़ अ बिग हार्ट। उन्होंने हमें ओपन हैंड से वेलकम किया था 1959 जब हमारा मार्केट मच रहा था, ठीक है। तो ये जो है ये आप पढ़ लीजिएगा। सॉफ्ट पावर की बात यहाँ पर हो रही है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी की यहाँ बात हो रही है। इसके अलावा वे फॉरवर्ड हम लोग और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, जो समय बहुत बड़ा एक बुद्धिस्ट सेंटर हुआ करता था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के जब प्रोजेक्ट है अभी जो रिवाइव हुआ है, आई गेस 2-3 महीने 4 महीने पहले की बात होगी, अभी अगस्त 2024 चल रहा है। तो 3-4 महीने के भीतर में ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो जो बाहर से लोग आएंगे वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी बढ़ेगा, हमारा जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़ेगा। तो हम जो जुड़ाव करना चाह रहे हैं वो भी जानते हैं कि जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया में था कहीं पर जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो वो देखेंगे अरे हाँ वो रिवाइव हुआ, चलो वहाँ चल के आते हैं, दर्शन करके आते हैं, ठीक है, बात करके आते हैं वहाँ पर, ठीक। तो ये एक चीज़ हो सकता है। दूसरा बुद्धिस्ट टूरिज़्म हो सकता है। बुद्धिस्ट सर्किट की बात की गई है, 3 बुद्धिस्ट सर्किट यहाँ पर भी देखिए टूरिज़्म से रिलेटेड है। ये सारा क्या है, टूरिज़्म से ही रिलेटेड है, ठीक है। सॉरी, सेकंड एंड फोर्थ पॉइंट इज टूरिज़्म रिलेटेड, ठीक है। सेकंड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट ये टूरिज़्म रिलेटेड है। टूरिज़्म रिलेटेड हम लोग क्या कर सकते हैं, बुद्धिस्ट का टूरिज़्म करवा सकते हैं। बाहर से लोग आएंगे, उनको पिलग्रिमेज साइट्स दिखाएंगे, तो हमारा क्या होगा, इकोनॉमी में भी फायदा होगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा,
ठीक है, उनके साथ दोस्ती बढ़ेगा, हमें कभी ज़रूरत होगी तो वो हमारा साथ देंगे, तो बहुत तरह की बातें यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और ये जो करना चाह रहे हैं हम, उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है, दैट इज़ चाइना। चाइना की कहीं ना कहीं हम आँख दिखाता है हमें, तो हम चाहते हैं कि हम उसको बैलेंस करके रखें। तो ऑब्वियसली हमको बहुत ज़रूरी है कि चाइना के अलावा जो भी इर्द गिर्द में दोस्त हैं, ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, बाकी चाइना के अलावा जो भी, चाइना पाकिस्तान के अलावा जो भी आसपास में देश हैं, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, ठीक है, भूटान हो, नेपाल हो, सबके साथ हम अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो जितने भी हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, जो भी हैं, सबके साथ हम लोग अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि हमें कभी भी ज़रूरत होगी तो वो हमारा साथ देंगे, ठीक है, एज अ पार्टनर। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है और उम्मीद है बुद्धिज़्म पूरा ख़त्म हो गया होगा, कुछ छूट तो नहीं गया। चलिए, तो लास्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट लाइन, ठीक है, रिलीजियस साइट्स ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, यूनेस्को में बहुत सारे साइट्स हैं, ठीक है, उसमें बुद्धिस्ट से रिलेटेड इंडिया में कौन कौन से साइट्स हैं, 2-4 साइट्स मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, कुछ अगर इसमें नया ऐड हुआ हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। ठीक है, एक तो महाबोधि टेम्पल है, महाबोधि टेम्पल, ठीक है, इसके अलावा नालंदा महाविहार, ठीक है, क्या है, नालंदा महाविहार, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट और कौन से, 2 और मैं बताता हूँ, अजंता केव्स एंड सांची एमपी, अजंता केव्स और ये सांची स्तूप जो है, सांची मध्य प्रदेश में है, ये है ना, ये 4 जगह है। इसके अलावा और जो जगह है वो प्लीज़ आप चेक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।